सो ये है हमारा सेकंड आउटफिट। अभी ना ये साफ करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि ये इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, पर अभी करना तो पड़ेगा क्योंकि अभी जाना है डिनर के लिए। और हमने जो कॉरिडोर है महाकाल का उस पे विज़िट नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे सुबह बहुत ज़्यादा रश था और सब ने बताया कि वो इवनिंग में, रात में बहुत सुंदर लगता है और 10 बजे तक ओपन रहता है। सो हम वहीं जा रहे हैं अभी चेंज करके। बाय बाय। हम आ गए महाकाल लोक पर और आने से पहले हमें लगा था ये सिर्फ महादेव का ही होगा, मतलब कॉरिडोर, लेकिन जैसे ही हमने एंट्री की तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी और बहुत सुंदर कॉरिडोर था, इतना सुंदर कि मतलब हमने व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं करा, सिर्फ रिकॉर्डिंग कर लिया कि बाद में वॉइस ओवर कर लेंगे क्योंकि हम ये टाइम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, बहुत सुंदर था। अब हम आ गए हैं महाकाल कॉरिडोर में। हाँ, क्योंकि हम सुबह घूम नहीं पाए थे और सबने बताया था रात को बहुत सुंदर लगता है, तो रात को सच में बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर समुद्र मंथन की, ये जहाँ तक मुझे नॉलेज है समुद्र मंथन का ही है ना, ये समुद्र मंथन हुआ था तो इसके बारे में ये दिखाया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे, एक तरफ देव हैं और एक तरफ दैत्य है। तो जब देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। एक पहला जो रत्न था, सबसे पहला, वो विष था, जो कि जिसको विष को झेलने की ताकत किसी में नहीं थी, तो इसलिए भगवान शिव जी को पुकारा गया था कि आप में ही इस विष को झेलने की ताकत है। तो यहाँ पर वही पिक्चर दिखाई गई है कि कैसे शिव जी ने उस विष को अपने गले में रखा था जिससे वो पूरे नीले पड़ गए थे, इसलिए हाँ भोले बाबा को नीलकंठ भी बोला जाता है। और आगे जो भी यहाँ पर बाकी देवी देवताओं की फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं उसके बारे में भी यहाँ पर आपको बताया भी गया है, और मतलब जिन्हें नॉलेज नहीं है वो पढ़ भी सकते हैं वहाँ पर, और जिन्हें पता है वो वहाँ पर एक दूसरे को समझा भी रहे थे कि इस पिक्चर का मीनिंग ये है। क्योंकि अगर हम कॉरिडोर में आए हैं तो हमें एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन सी फ़ोटो किसके बारे में है, क्या बता रही है। ये तो जैसे जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये पिक्चर्स और ये भी हैं, तो उसका ना यहाँ पे एक स्कैनर है, स्कैन कोड है, आप वो स्कैन करके भी उस स्टोरी के बारे में जान सकते हो। वैसे तो आप कॉरिडोर कभी भी घूम सकते हो पूरे दिन में, लेकिन हमें सबने बताया कि रात को बहुत सुंदर लगता है, तो इसलिए ही हम लोग रात को गए थे। और ये कॉरिडोर 10 बजे तक ओपन रहता है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर घूम सकते हो। ये तो एक फ़र्स्ट कॉरिडोर है और इसके अलावा 3 कॉरिडोर और बन रहे हैं यहाँ पे। चलो डिनर करने चलते हैं। कॉरिडोर के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे डिनर करने, और ये बड़ी अच्छी सी प्लेस थी, मतलब उज्जैन में दिल्ली वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि आपको पता ही होगा दिल्ली में तो सारे कैफ़े, लाउंजेस, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये प्लेस भी हमें अगेन सजेस्ट करी है हमारे प्रॉपर्टी ओनर ने, बहुत अच्छी थी, मतलब हम काफ़ी क्रेविंग हो रही थी हमें ये सब चीज़ें खाने की, चिली पोटैटो, बर्गर, ये सारी चीज़ें, और फाइनली हमें मिल गई। दोस्तों ये उज्जैन में खाना ही है बर्गर, चिली पोटैटो, थोड़ा कम बड़ा मुंह खोल यार, बर्गर बड़ा है। ओ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत यूनिक सा है, समझ में नहीं आना पीरा किसको। चलो कॉरिडोर भी देख लिया और हमने डिनर भी कर लिया और आज का डे भी बहुत अच्छे से स्पेंड हो गया, इसलिए मेरा गला भी ख़राब हो गया। सो कैसा लगा तुम्हें डे 1 इन उज्जैन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब इस व्लॉग को एंड करना है क्योंकि बहुत थक गए हैं, तो अब चलो गुड नाइट, बाय। चलिए शुरू करते हैं। सो डे 2 होता है स्टार्ट हमारे बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ, बिल्कुल होमली फीलिंग के साथ, और ये भी हमने अपनी प्रॉपर्टी में किया था ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे मोहित को शौक चढ़ा था सुबह सुबह एक सिनेमैटिक शॉट बनाने का मेरा। सो हमने थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम आज हमने अपनी प्रॉपर्टी पे एंजॉय किया। गाइस मैं उज्जैन में झूला झूल रहा हूँ गाइस। है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हैप्पी 15 अगस्त। 15 अगस्त अपना 15 अगस्त हम उज्जैन में मना रहे हैं, 15 अगस्त। पर मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है।
क्योंकि वो इसलिए आ रही है, पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। क्योंकि हम अपने घर में और यहाँ पे कोई पतंग नहीं बहुत उड़ बढ़िया 15 अगस्त मनाते हैं। आज हमने थोड़ा सा टाइम अपनी प्रॉपर्टी में स्पेंड किया, कुछ गेम्स खेल के, थोड़ा सा हम जिम भी गए थे जो कि हमने करा नहीं, सिर्फ ऐसे ही आ गए देखकर। और फिर उसके बाद हम रेडी हो गए थे ओमकारेश्वर के लिए आज। और यहाँ पर 15 अगस्त कुछ ऐसे मना रहे थे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो लोग उज्जैन और ओमकारेश्वर कवर अप करना चाहते हैं, तो आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो आप इंदौर भी रुक सकते हैं, वहाँ से आप ओमकारेश्वर के दर्शन करके उज्जैन आ सकते हैं। फिर आपको उज्जैन से भी ट्रेन मिल जाएगी, क्योंकि उज्जैन से ओमकारेश्वर जाना बहुत ज़्यादा दूर है। हमारा पूरा एक दिन लग गया। और फिर बीच में हमने एक स्टॉप लिया फॉर लंच, जो कि काफ़ी अच्छा था, क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि पूरे रूट पर बहुत छोटे छोटे से ही ढाबे हैं। तो एक ये अच्छा सा रेस्टोरेंट था, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट चलो कोई नहीं। नहीं मैम जल्दी आइए मैम, आप अमेरिका से आते। फाइनली हम पहुंच गए ओमकारेश्वर। सुबह के 12 बजे निकले हुए हैं और हम पहुंचे हैं 6 बजे शाम को। एक तो पूरे रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, और हमारे कैब ड्राइवर ने ही बताया कि सावन की वजह से यहाँ इतना ट्रैफिक है कि मतलब वो 2-2 दिन में वापस आ रहे हैं। तो हमारी तो नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी, तो इसलिए हमें सेम डे ही वापस आना था। और यहाँ पे इतना रश था कि इस पुल पर इतना ज़्यादा लोड था कि पुलिस वाले कह रहे थे उसे खाली करो, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी। इवन पुल हिल रहा था। बहुत देर बाद हमें पुल में जाने का मौका मिला। और यहाँ पर बोटिंग भी होती है, जिसके चार्जेस सिर्फ ₹50 हैं, बहुत मिनिमल से चार्जेस हैं। और 15-20 मिनट्स वो आपको अच्छे से यहाँ पे घुमाते हैं। और काफ़ी लोग जैसे पहले ओमकारेश्वर जाते हैं और ममलेश्वर जाने के लिए बोट से जाते हैं, लेकिन बोट यहाँ पर 6 बजे बंद हो जाती है, तो हम बोटिंग तो नहीं कर पाए थे। बट कोई बात नहीं, अगली टाइम ज़रूर करेंगे। वैसे यह कहा जाता है अगर आप ओमकारेश्वर गए हैं तो आपको ममलेश्वर भी जाना पड़ता है, तभी आपकी एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी होती है। पर जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पे इतनी भीड़ है, तो ये सभी लोग अगले दिन ममलेश्वर जाने के लिए रुके थे। बट हमारी तो फ़्लाइट थी, तो और काफ़ी लोग सेम डे ही वापस जा रहे थे जिन लोगों ने कैब की हुई थी। तो हमने पंडित जी से पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि देखो ओमकारेश्वर की मान्यता बहुत है, ऐसा कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाया तो आप ममलेश्वर मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़ लीजिए। तो हमने बाहर से ही रात को कितने शायद 9-9:30 बज गए थे, 9:30 बजे ही हमने रात को हाथ जोड़ लिए थे। और फिर हम वापस चले गए थे अपने प्रॉपर्टी की ओर। वैसे हमारे दर्शन तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे हुए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इवन महाकाल से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर भीड़ लगी। वो शायद इस वजह से भी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही गेट है, वहाँ पर 4 गेट थे, तो यहाँ पे एक ही गेट से एंट्री है, तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर घाट पर भी हाथ पैर धो लिए थे थोड़े से, क्योंकि कहते हैं यहाँ पर भी ज़रूर जाना चाहिए, नर्मदा नदी के पास। और यहाँ पर फिर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। भूख तो इतनी थी नहीं, बहुत थक गए थे, तो थोड़ा सा हमने आइसक्रीम ही खा लिया था। और फिर शायद हमारा एक लक था कि हमें भस्म आरती में जाने का मौका मिला क्योंकि 1 मंथ बिफोर जब मैंने भस्म आरती के लिए टिकट बुकिंग स्टार्ट करी थी, मैंने एंड डे तक भी कोशिश करी कि मैं करवा पाऊँ, बट नहीं हो पाई। और ऑफ़लाइन में तो 1-2 दिन पहले करवानी पड़ती है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मिलेगी। बाय चांस हमारे प्रॉपर्टी ओनर ने हमसे पूछा और बस उन्होंने ही हमारा ये काम भी करवा दिया। हमें एक और ब्लेसिंग मिल गई कि हमें भस्म आरती अटेंड करने का मौका मिला, जबकि हम भस्म आरती के माइंड से नहीं गए थे। तो फिर हमने जल्दी से ओमकारेश्वर रात को आकर हम भस्म आरती के लिए निकल गए। तो हम सुबह सुबह जा रहे हैं, सॉरी सुबह सुबह नहीं, हम रात को 2 बजे 2 बजे। हम वैसे ओमकारेश्वर मंदिर जब गए थे वहाँ से आ गए थे हम 1:30 बजे। हमें थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज वहाँ पे बहुत रश था। तो उसके बाद हम जल्दी जल्दी फ्रेश हुए, हमने नहाया धोया और हम रेडी हो गए, लेकिन हमारा रिक्शे वाला नहीं आया अभी तक। और अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी बज रहे हैं 2:30 2:30। हाँ 2:30 बज रहे हैं। वैसे भस्म आरती कितने बजे बोला था उन्होंने? 4 बजे शुरू होगी। अच्छा 4 बजे शुरू होएगी, लेकिन वहाँ पे लाइन में लगने के लिए जल्दी जाना पड़ता है, तो इसलिए हम वहाँ से आके बस रेडी हो गए जल्दी से नहा धोकर, और अब भस्म आरती करके फिर आके हम आराम से सोएंगे। मेरे को लग रहा है वो हो रहा है रिक्शे वाला उधर।
काफ़ी लोग अंदर जा चुके थे और हमारा नंबर आया। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके टिकट की फ़ोटोकॉपी आपके पास हो। यहाँ पर मिलता है लड्डू प्रसाद, जो कि हम अपने घर परिवार के लिए लाए थे, जो कि भस्म आरती का बहुत मेन प्रसाद है। हम लोग वो लेकर आए और बहुत टेस्टी प्रसाद था। ये मार्केट है मंदिर के बाहर ही, जहाँ पर आप धोती कुर्ता ये सब ले सकते हैं, क्योंकि भस्म आरती का जो एक ड्रेस कोड है वो है लड़कों को लुंगी पहननी पड़ती है और लेडीज़ को साड़ी। और यहाँ पर मंदिर के बाहर ही भारत माता मंदिर था, जो कि हमने सोचा कि चलो अब सुबह तो हो ही गई है तो यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर भारत माता की मूर्ति थी और नीचे पूरे काफ़ी अच्छा लगा सुबह सुबह भारत माता के दर्शन करके। और ये बाहर का व्यू है कॉरिडोर का, और यहाँ पर पूरा भारत दिखाया गया है और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए हैं कहाँ कहाँ पर हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधे हम पहुँचे अपनी प्रॉपर्टी पर, क्योंकि आपने देखा ही होगा हमारा पूरा दिन ओमकालेश्वर में गया। फिर हमने आते ही नहाया धोया और भस्म आरती के लिए आ गए और सुबह के 6 बज गए। तो हमने जाकर थोड़ी बहुत रेस्ट किया काफ़ी देर तक, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें थोड़ा इंदौर भी जाना था और हमारी वापसी की दिल्ली की फ़्लाइट भी थी। सो आई होप आपको मेरा ये सेकंड ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।